हाँ भाई। हाँ तो फिर शुरू करते हैं। हाँ हाँ, पूछो ना, वो मैं 1 मिनट वो निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ तुमने जो भेजा था ना, क्वेश्चन कौन कौन से थे? हाँ, क्वेश्चन मेरे पास है, मैं पूछता रहूंगा। हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री दुर्गेश रजक जी, जो वर्तमान में WRD में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर अभी असिस्टेंट इंजीनियर हैं, और इन्होंने PWD में सब इंजीनियर के जो एग्जाम है 2017 में वो भी निकाला हुआ था। हाँ हाँ। और अभी वर्तमान में सर ने जो है UPSC का मेंस भी दिया था, और सर निरंतर तैयारियों में लगे हुए हैं। 21 का दिया था। हाँ हाँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप मतलब वर्तमान में कहाँ पर पोस्टेड हैं, क्या वर्किंग देख रहे हैं? और अच्छा, मैं अभी ये अपना जल संसाधन विभाग में E&M विंग कहलाती है, तो इसमें भारी मशीनरी संभाग सागर में हूँ अभी पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे, और लगभग 4.5 साल मुझे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे इस विभाग में। अच्छा सर, आप ये बताइए कि सब इंजीनियर की जब आपने मान ली, आप तो खैर आपका टारगेट बहुत अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन रहे थे, मुझे पता है कि आपने CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी निकाला हुआ था उस टाइम। हाँ 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 हाँ। और आप बताइए फिर आपने तैयारी का जो दौर था, आपने सब इंजीनियर की मान ली फोकस करते हैं अगर सब इंजीनियर की, तो वो कैसे तैयारी की आपने? सच बताऊं तो उस समय ऐसा था कि एग्जाम जो भी टेक्निकल निकला करते थे, खासकर ओरिएंटेशन मेरा ये था थोड़ा कि MP में जो भी टेक्निकल एग्जाम निकल रहे हैं अपने ब्रांच से संबंधित, उनको भरा करता था, क्योंकि टेक्निकल मोर और लेस थोड़ा बहुत क्वेश्चन का फर्क रहता था। बाकी टेक्निकल का जो भी अपना सिलेबस है एग्जाम का, वो लगभग सिमिलर ही रहता था ज्यादातर एग्जाम का। तो ये नहीं रहता था कि सब इंजीनियर का है तो नहीं भरेंगे, या AE का है तो उसे ही भरेंगे, ऐसी चीज नहीं रहती थी। ये था कि टेक्निकल फील्ड में जाना है, उसी की तैयारी कर रहा था मैं उसी समय 2016 के आसपास, जब कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एक कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे थे, तो ये था कि सारे एग्जाम भरते थे टेक्निकल, तो सब इंजीनियर भी उसी माइंडसेट के साथ भरा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो सर के साथ काफी, मतलब मैं को सर के साथ कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, मैं सिविल से था, सर अपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थे, हम दोनों एक ही शहर के हैं। तो वो आप क्या है, थोड़ा सर बोल रहे हो ना केशव, तो अटपटा लगा। नहीं चलने दीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ओरिएंटेशन अपन जनरल वे दूसरों के लिए दे रहे हैं, तो सही है। हाँ नहीं नहीं, ठीक ठीक है ना। तो अब आगे का प्रश्न यही है कि आपकी जो नोट्स थे आपने कैसे प्रिपेयर की? नोट्स से पढ़ा या बुक से डायरेक्ट रीड करते थे? तो वही चीज कह रहा हूँ, जैसे सब इंजीनियर के लिए मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं करी। मेरे कोचिंग के नोट्स थे, तो सबसे अच्छी चीज ये थी कि अपन को यदि 2 से 3 साल के पेपर मिल गए थे उस समय, तो जैसे सब इंजीनियर का एग्जाम था, तो उससे बड़ी हेल्प हो जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सब्जेक्ट ज्यादा कवर करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 से 3 साल के क्वेश्चन थे, वो बाकी स्पेशल अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए थे और अलग से कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी थी सब इंजीनियर के एग्जाम की। बस वही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए थे, और अपना जो रूटीन रिवीजन रहता था वो चलता था। हाँ। अच्छा, नॉन टेक की तैयारी के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को बहुत डाउट रहता है कि नॉन टेक इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कैसे कवर करेंगे हम? अच्छा, जैसे अभी आपने बताया था कि मैं काफी वैरायटी ऑफ एग्जाम दिया करता था, तो उस समय भी मेरा ये था कि थोड़ा बहुत क्या है, हर टेक्निकल एग्जाम में नॉन टेक का पोर्शन तो रहता ही है, बिल्कुल है ना। तो उस समय ये चीज थी मेरे दिमाग में कि मोर और लेस क्या है, SSC का जो नॉन टेक्निकल सिलेबस जो रहता है, SSC का यदि अपन CGL एग्जाम की बात करें, तो उसका थोड़ा मैं नॉन टेक पढ़ा करता था। तो उसमें जैसे FD रीजनिंग और थोड़ा सा अपना जनरल साइंस वगैरह पूछता था, वो करंट अफेयर्स टाइप। तो वो नॉन टेक का जो अपने सब इंजीनियर के एग्जाम में वो वाला पोर्शन आता है, FD रीजनिंग हो गया, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर और जनरल साइंस और जनरल स्टडीज, तो वो थोड़ा उससे हेल्प हो जाती थी। बाकी इसमें अपना सब इंजीनियर में अलग से भी जैसे हिंदी इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट भी पूछता है, तो इसकी अलग से तो मैंने तैयारी नहीं करी थी। लेकिन मैं जैसे आपके व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं, उन्हें जरूर सलाह दूंगा कि
हिंदी और इंग्लिश एकदम छोड़ के मत जाना कि वहां अपन से बन जाएगा। थोड़ा बहुत इसको यदि अपन कर लेंगे तो क्या है, कम एफर्ट में अपने स्कोर अच्छा हो जाता है। जैसे कोई भी एक स्टैंडर्ड जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की बुक आप प्रेफर कर लें और थोड़ा उस पर नजर मार लें, एकदम खाली ब्लैंक होके ना जाए, तो वो आपको स्कोर 10 से 15 नंबर का वो फर्क ला देगा आपके एग्जाम में। हाँ, तो वो चीज मैंने नहीं की थी, लेकिन जी, तो वो चीज आप उस चीज को ध्यान दे, जो भी आपके लिसनर्स हैं सारे। अच्छा, तैयारियों के दौरान आपकी परेशानियां क्या क्या आई? क्या आपको मतलब स्ट्रेस रहा? कोई परेशानी आती है वैसे तो स्टूडेंट लाइफ में? मैं भी मतलब देखा था आपको भोपाल में किस प्रकार से तैयारी चल रही थी आपकी उस टाइम जब हमारा इंटरेक्शन आपसे हुआ था। परेशानी का तो नहीं है, ये है कि घर से बाहर ज्यादा मैं उस समय नहीं रहा था, तो एक चीज ये रहती थी कि बाहर रहना, एकदम खुद से सरवाइव करना, वो थोड़ी नई चीज थी। मेन परेशानी उसी में आती थी। और फिर क्या है, एक रिदम और रूटीन बन जाता है, तो फिर धीरे धीरे जब वो रूटीन फॉलो होने लगता है तो फिर ऐसा नहीं लगता कि परेशानी है। बाकी ये परेशानी जरूर थी थोड़ा सा कि अभी तक अपन घर पे रहे थे और फिर एकदम से बाहर जाके वहां तैयारी करना, तो वो के आपको खुद को भी देखना है, अपनी पढ़ाई भी देखनी है, तो वो एक थोड़ा पर्सनल चैलेंज जरूर रहता है। वो काफी स्टूडेंट के साथ रहता होगा, जो जिनकी शुरुआती शिक्षा और सब घर पे हुआ है, उन्हें थोड़ी दिक्कत रहती है। बाकी पढ़ाई के दौरान क्या, कोचिंग संस्थान भी अच्छी थी और फिर क्या पीयर ग्रुप का भी बड़ा एक महत्व रहता है कि आपके जो कुछ फ्रेंड्स, उनसे किस तरह का डिस्कशन हो रहा है पढ़ाई से संबंधित, तो वो क्या है, मोटिवेट करते रहते हैं आपको। तो फिर ये थोड़ी बहुत जो परेशानियां आती हैं उसको आप टैकल करते हुए अपने गोल पे फोकस्ड रह पाते हैं। अच्छा, जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी आप तो WRD में हैं, तो इसकी वर्किंग क्या है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि वो अपनी प्रेफरेंस में इसको किस प्रकार से देखें। हाँ, तो WRD की वर्किंग यदि मैं बताऊं तो जैसे मेरा क्या है, E&M विंग है। तो इसमें तो सिविल का भी मैं मोटा वैसे वर्किंग बता दूं कि अपने डैम वगैरह रहते हैं, नए डैम प्रपोज हुए या उनका मेंटेनेंस हो गया, नहर वगैरह से संबंधित काम। और पर्टिकुलरली यदि अपन E&M की बात करें तो इसमें काम सिविल विंग से बहुत हद तक कम रहता है। हाँ, लेकिन यदि जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हुई है सब इंजीनियर के पद पे और आपको अच्छा यदि आपके साथ रहा, यदि आपको चार्ज वगैरह भी मिल गया किसी साइट का, तो फिर वर्क कल्चर वैसा नहीं रहेगा अपना 9 to 5 का जो रहता है। बिल्कुल, तो वैसा नहीं रहेगा। फील्ड रहेगी तो फील्ड का काम आप करेंगे, वहां जाएंगे, मेंटेनेंस जो रहेगा अपना वो करेंगे। और बाकी यदि ऑफिस अटैच यदि रहते हैं तो फिर जो थोड़ा रूटीन जो ऑफिस वर्क रहता है वो रहता है आपका। मैं अपनी E&M की बात करूं, जिस विभाग में मैं हूं, भारी मशीनरी, तो इसमें हम लोगों का काम क्या रहता है कि विभाग की मशीनें हैं। बिल्कुल, वो मशीनें क्या है, सब इंजीनियर जो रहते हैं उन्हें अलॉट होती हैं। जैसे कहीं पे कोई परियोजना आई तो वहां पे ये मशीन चलना, उनका रख रखाव, उनकी देख रेख, पूरा मॉनिटरिंग, ये काम रहता है मेन सब इंजीनियर का। उसको TNP इंचार्ज बना देते हैं। हाँ, मेजरमेंट बुक, ये सब बिल विल चढ़ाना, इस तरह का काम रहता है। और यदि चार्ज में नहीं है तो फिर ऑफिस वर्क रहता है। ये चीज है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को बस ये संदेह रहता है कि यार हमारी जॉब लग गई है, अब हम है ना सैटरडे संडे की भी छुट्टी मनाएंगे। तो बिल्कुल उनको मैं बता दूं कि सैटरडे संडे कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। नहीं, इसमें एक चीज और मैं कह रहा था कि वो भी रहता है कि आपके और जो सीनियर ऑफिसर हैं, आप जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपके टर्म्स कैसे हैं। तो फिर वो डिपेंड करता है कि काम रहा तो फिर संडे की भी छुट्टी नहीं है, और काम नहीं रहा तो फिर आप ऑफिस में वर्किंग डे पे भी बैठे रहे। ये चीज रहती है। जी, क्योंकि कहीं भी जाना होता है तो आपको बिल्कुल रिपोर्ट देकर जाना होता है कि मुख्यालय आप छोड़ नहीं सकते हैं, अपना शहर नहीं छोड़ सकते हैं जहाँ पर आप पदस्थ हैं। तो बहुत ही इमीडिएट ऑफिसर, हाँ, जैसे सब इंजीनियर के पद पे इमीडिएट ऑफिसर जो रहते हैं SDO और E, उनसे ट्यूनिंग अच्छी बैठी रहे या वो कोऑपरेटिव है तो फिर उतनी परेशानी नहीं जाती है। जैसे यदि
इस तरह की कहीं किसी को जाना हो बाहर वगैरह तो जा सकता है, मतलब इतनी दिक्कत नहीं रहती है। जैसा एक अपना कहना चाहिए कि आईटी सेक्टर में और वो चीज रहती है वैसा यहाँ पे नहीं है। हाँ जी जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये डिपार्टमेंट और बेस्ट कौन सा हो सकता है, यहाँ पर आपने सुना हो या आपके जो भी इंटरेक्शन रहा हो दोस्त लोगों से? और वैसे मुझे तो डिपार्टमेंट से कोई इतनी शिकायत नहीं है अपने, लेकिन हाँ अभी ये जैसे कुछ स्कीम रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे अभी नल जल योजना है, अभी इसका काफी आने वाले 2-4 सालों में इसका काफी काम है। और अभी आगे चल के ये अपना केन बेतवा लिंक परियोजना का भी काम आने वाला है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा कि या तो अपना पीएचई और डब्ल्यूआरडी यही थोड़ा सा ऐसे विभाग रहेंगे जहाँ पे काम ज्यादा रहेगा। और थोड़ा सा हाँ इलेक्ट्रिकल भी और सिविल भी, मतलब एक जनरल यदि मैं कहूँ तो यहाँ पे काम ज्यादा रहेगा। फिर परियोजना वार है कि कहाँ सेंट्रल की कौन सी स्कीम आती है। वैसे पीडब्ल्यूडी में भी काफी काम रहता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मुझे ऐसा थोड़ा लगता है अभी यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि पीएचई और डब्ल्यूआरडी में आने वाले समय में काम ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, पेपर के दौरान क्या माइंड सेट है? जब आप पेपर देने जाते हैं तो उसके कुछ एक दो हफ्ते पहले आपको मतलब बहुत एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है कि यार पेपर कैसा जाएगा, क्या रहेगा? हाँ। उसके बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब तो मेरा इस बारे में यही था कि मतलब पेपर के दौरान जो आप 8 से 15 दिन वाला टाइम पीरियड है वो बस रिवीजन के लिए रखें, कोई कुछ ऐसा नया ना पढ़े। और बहुत ज्यादा उस समय तो हमारे टाइम पे टेस्ट सीरीज जैसा भी, और मुझे जहाँ तक ध्यान है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो 2 ब्रांच हैं उसमें ज्यादा अवेलेबल भी नहीं रहती है टेस्ट सीरीज वगैरह। सिविल के लिए तो अवेलेबल रहती भी है और मटेरियल भी कोचिंग संस्थान प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अलग से कोई ऐसी टेस्ट सीरीज भी नहीं थी। और जो सिविल के भी लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, तो उन्हें भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 4-5 साल के आप थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएं तो बस आप उन्हें ही टैली करें और कुछ एक टेस्ट दे दें सिर्फ अपनी तैयारी को परखने के लिए, लेकिन बहुत सारे टेस्ट ना दें। क्या होता है बहुत सारे टेस्ट देने से भी स्ट्रेस हो जाता है और वो एकदम पेपर के 1-2 दिन पहले तक जो अपन टेस्ट देते हैं हाँ, उससे मुझे लगता है फायदा होने से ज्यादा नुकसान होता है, तो उस चीज से बचें थोड़ा। और बाकी फिर ये है कि आपकी तैयारी अच्छी रहेगी आप तो अपने आप ये रहेगा कि जो स्ट्रेस है वो लेवल उसका अपने आप कम हो जाएगा। जब अपनी तैयारी पूरी नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी अपने आप उसका लेवल ऊपर जाता है। तैयारी आपकी ठीक रहेगी तो अंदर से ही आप कूल रहेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल। क्या होता है कि कुछ लोग बाद में तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरे 1-2 अटेम्प्ट में ही पेपर नहीं निकल रहे हैं, तो मैं मतलब मेरा पर्टिकुलर ये मानना है कि आप अगर तैयारी करते रहते हैं तो आपका जो मटेरियल है, नॉलेज, वो कंसोलिडेटेड होता रहता है या फिर एग्रीगेटेड होता रहता है, तो वो बढ़ता जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट देता है, तो आपके बहुत सारे रिजल्ट आने रहते हैं और वो कॉन्फिडेंस बदल जाते हैं ना, तो ये होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बिल्कुल पेपर की तैयारी शुरू में एग्जाम नहीं निकले, लेकिन फिर निकलने लगे धीरे धीरे। जी। तो ये वो रहता है कि कोई भी एफर्ट यदि आपका भी कैपिटलाइज नहीं हो रहा है रिजल्ट में तो उससे निराश नहीं हो, वो धीरे धीरे माइंड अप हो रही है वो चीज, वो आगे जाके आपको बेनिफिट देगी। जैसे आपने कहा था कि एक बार फिर से आप थोड़ा दोहराएंगे? हाँ, मैंने ये कहा कि जो रिजल्ट जो है पहले तो नहीं आते पॉजिटिव, फिर बाद में धीरे धीरे पॉजिटिव आना चालू हो जाते, फिर वो है ना एकदम से आपके कॉन्फिडेंस बदल जाते हैं। फिर क्या होता है कि और भी एग्जाम आपके निकल जाते हैं जिनमें आपको ऐसा लगता था कि यार ये मेरे लायक नहीं है एग्जाम। जी। नहीं, इस एग्जाम के रिगार्डिंग मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जैसे क्या है कि अभी कुछ बच्चे अभी हैं कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ही
उनकी तैयारी शुरू होती है। तो ऐसा इस चीज में क्या रहता है कि आप ठीक है नॉन टेक तो आप कर सकते हैं 1-1.5 महीने में थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल आपको अपना रखना पड़ेगा। जो लोग ये समझ के कर रहे हैं कि मैं टेक्निकल भी एग्जाम फॉर्म भरने के बाद तैयारी करूंगा तो फिर नहीं हो पाता है, और फिर वही बच्चे फिर हतोत्साहित हो जाते हैं बाद में, फिर उनका वही हाँ। तो वही चीज है कि आप ठीक है नॉन टेक तो ऐसा है कि कम एफर्ट में आपको ज्यादा नतीजे मिल जाएंगे, लेकिन टेक्निकल आपका पहले से होना चाहिए, वो एक चीज है। जी 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 सर, और कोई सलाह? और मेरी बस यही सलाह रहेगी कि आप बस प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा देख लें, तो उससे क्या है आपको एक आइडिया लगेगा कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। और वही चीज जो मैंने की नॉन टेक में एप्टी रीजनिंग तो मोर और लेस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अपन स्टूडेंट हैं तो वो अपन से बन ही जाता है। बाकी जो हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसमें एकदम ब्लैंक जाके ना बैठे एग्जाम में, थोड़ा बहुत यदि आप उसको हल्का फुल्का देख लेंगे जो बेसिक बुक्स हैं खासकर अपने जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनके देख लेंगे कि भाई क्या डिमांड रहती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है अपना व्यापम, MPP भी शायद इस समय नाम हो गया है। बिल्कुल। तो वो आपको 10 से 15 मार्क का एक बूस्ट देगा। ठीक है सर, आपका टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। और आगे हम जुड़ेंगे आपसे कि आप है ना हमारे जो व्यूअर्स हैं लिसनर्स हैं उनको आप जो असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू हुआ था और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की थी, तो उसके लिए भी हमें टाइम दें। बिल्कुल जी बिल्कुल आप बताइएगा तो बिल्कुल अपन फिर मिलेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।